साथियों नमस्कार। हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपने मुझे एज ए साइंस टीचर देखा है इस चैनल पे। इस वीडियो में थोड़ा सा हटके करते हैं। हिंदी स्टार्टिंग होती है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो अगर संवैधानिक रूप से हम बात करें तो हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा होती क्या है? वह भाषा जो किसी देश के सरकारी कामकाज की भाषा हो, मतलब सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसको बोला जाता है राजभाषा। और एक पार्टिकुलर क्षेत्र के लोग जब किसी भाषा का प्रयोग बोलने के लिए करते हैं, वार्तालाप के लिए करते हैं, तो उसे बोला जाता है राष्ट्रभाषा। तो हिंदी राजभाषा भी है और हिंदी राष्ट्रभाषा भी है। राजभाषा क्यों है? क्योंकि ये जो सरकारी कामकाज की भाषा है। राष्ट्रभाषा क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम क्षेत्र के लोग इस भाषा का प्रयोग आपसी वार्तालाप के लिए करते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ तथ्य देख लेते हैं। कुछ तथ्य जो आप करते हो, पढ़ते हो, अब पता नहीं आपने कैसे पढ़े हुए हैं, कैसे नहीं पढ़े हुए हैं, कुछ समझने का ही केस है। हिंदी आपने ऐसे लिखी हुई भी देखी है और हिंदी ऐसे लिखी हुई भी देखी है। ठीक है, तो ये जो ऊपर ये बिंदु लगता है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इसको हम अनुस्वार बोल देते हैं नॉर्मली। तो ये किस किस व्यंजन की साउंड निकालता है, ये किस किस व्यंजन की ध्वनि निकालता है, ये बिंदु किस किस की ध्वनि निकालता है। क्या ये केवल न या मैं की ही ध्वनि निकालता है? ध्यान दीजिए, हम स्टार्टिंग में ऐसा पढ़ के आते हैं कि ये न और मैं की ध्वनि निकालता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये किस किस की ध्वनि निकालता है जी? मान लीजिए हमने ऐसे लिखा था, तो यहाँ तो ये हो गया। अगर मान लीजिए मैं लिखता संबंध, तो जब हम संबंध लिखते हैं तो आप इसको ऐसे लिखते हो। अगर टंडन लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। अगर पंचांग लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो शायद अब आपको कुछ समझ में आए कि ये बिंदु किसकी साउंड निकालता है। इस बिंदु के बाद कौन सा व्यंजन है? द। द लाइन का पांचवां अक्षर क्या है? न। द लाइन में 5वें नंबर पे कौन सा व्यंजन आता है? त, थ, द, द, न। तो इस बिंदु ने किसकी साउंड निकाल ली? न की। इसके बाद क्या है? ब। ब वाली लाइन का 5वां क्या है? प, फ, ब, भ, म। इसके बाद क्या है जी? ध। ध वाली लाइन का 5वां क्या है? त, थ, द, द, न। इसके बाद क्या है? ड। ड वाली लाइन का 5वां ट, ठ, ड, ड, अण। इसके बाद च। च वाली लाइन का 5वां च, छ, ज, ज, ञ। तो ये बिंदु किसकी साउंड निकालता है? ये बिंदु किसी भी वर्ग के 5वें अक्षर की ध्वनि निकालता है। आपने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग पढ़े होंगे। 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। इन वर्ग के 5वें अक्षर की ध्वनि 5वें व्यंजन की ध्वनि निकालता है। तो कितने हो गए टोटल? 5। तो कभी पेपर में क्वेश्चन बना था कि नासिक्य व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? नासिक्य व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो जी प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन वो क्या है? नासिक्य व्यंजन कहलाता है। तो नासिक्य व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसी तरह के और तथ्य के साथ मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कंसेप्ट को समझें, क्रैमिंग पे ना जाएं। कंसेप्ट को समझें, ठीक है, रटाफिकेशन पे ना जाएं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक शब्द लिखा हुआ है आँखें। आँखें, ये कहता है कि आँखें शब्द में कितने अनुनासिक हैं?
आंखें शब्द में कितने अनुनासिक हैं? ध्यान दीजिए, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं और इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। चंद्र बिंदु को हम क्या बोलते हैं जी? अनुनासिक। बिंदु को हम क्या बोलते हैं जी? अनुस्वार। तो कितने अनुनासिक है आंखें शब्द में? तो दूर से दिखाई दे रहा है, एक है, एक अनुनासिक है और एक इसके अंदर अनुस्वार है। पेपर में ऐसे ऐसे बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं जो हम अक्सर छोड़ के चलते हैं। जब किसी मात्रा के ऊपर अगर बिंदु लगा हुआ है, किसी मात्रा के साथ में अगर ये बिंदु ऐसे लगा हुआ है, तो ये बिंदु बिंदु नहीं होता। ये बिंदु हमेशा किस में होता है? चंद्र बिंदु की फॉर्म में होता है। ये क्या है आपके पास? अनुनासिक है। पेपर का क्वेश्चन था कि आंखें शब्द में कितने अनुनासिक हैं, तो आंखें शब्द में अनुनासिक कितने हो गए? 2। जैसे कि अगर लिखा गया नहीं, नहीं कैसे लिखते हैं जी? नहीं ऐसे लिखते हैं। तो नहीं में ये बिंदु नहीं है, ये आपके पास चंद्र बिंदु है। इनके में ये क्या है? ये आपके पास चंद्र बिंदु है, ये बिंदु नहीं होता। ये क्या है? ये आपके पास अनुनासिक होता है। तो जी इस तरह की चीज़ें ध्यान रखें, ये पेपर में पूछी जाती हैं। और ऐसे यहाँ मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, यहाँ सिर्फ आपकी नॉलेज चेक की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ आपकी नॉलेज। अब हमें बताया गया कि लय को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। लय को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं जी पार्श्विक व्यंजन? क्योंकि जब इस लय को बोल के देखोगे तो लय को बोलते टाइम जीभ मुख के ऊपरी भाग पर टच करती है। लय जब बोलोगे दांतों पे जीभ टच नहीं करती है, ऊपर टच करती है। जीभ मुख के ऊपरी भाग पर टच करेगी और जीभ के दोनों साइड से हवा बाहर निकलती है। जीभ के दोनों साइड से, लेफ्ट राइट, जीभ के लेफ्ट राइट से हवा बाहर निकलती है। और दोनों साइड को क्या बोला जाता है? दोनों साइड को बगल बोला जाता है। और बगल के लिए हिंदी में एक शब्द यूज करते हैं, क्या? पार्श्व। इसलिए इस लय को क्या बोला गया? लय को पार्श्विक व्यंजन बोला गया। एक ऐसा व्यंजन जिसको बोलते समय जीभ के दोनों साइड से हवा बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो केवल ये याद मत किया करो कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? लय। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? रे। केवल ये याद मत करो। पाई रहित व्यंजन कौन सा है? रे। क्यों है? क्यों है ये याद करना। कंसेप्ट को सीखिए। अब आपने एक चीज़ और भी देखी, ठीक है, लय को हमने पार्श्विक बोल दिया है जी। आपने एक चीज़ और देखी होगी, जब हम किसी भी कै, खे, गे, घे, समथिंग एल्स, किसी के साथ भी अगर ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये मात्रा ऐसे लगती हैं। किसी के साथ छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हो तो आप ऐसे लगाते हो। आपने कभी देखा है कि ये इस रे के साथ जो मात्रा लगाई जाती है, ये मात्रा कभी ऐसे लगती है? ये मात्रा ऐसे नहीं लगाई जाती। ये मात्रा हमें मालूम है कि रे के साथ हम मात्रा ऐसे लगाते हैं, छोटी है तो ये, बड़ी है तो ये। क्यों करते हैं जी ऐसा? पेपर वाला आजकल इन चीज़ों को पूछता है, वो आजकल ऐसी बातें पूछता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? जब आप हिंदी लिखते हो तो हिंदी देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि बोली जाती है। इस लिपि में हर अक्षर, हर व्यंजन, हर स्वर, कुछ भी कोई भी अगर वर्ण लिखते हो तो वर्ण के ऊपर ये डंडा होता है और उसमें एक डंडा ऐसे होता है, मतलब ये शेप। ये टी शेप आकृति आपको हर वर्ण में मिलेगी। आप ए, आ, ई, ऊ में नहीं मिलेगी। तो ऊ की ही मात्रा का सीन चला हुआ है यहाँ पे। और कै, खे, गे, गे सभी में मिलेगी, मैक्सिमम में मिलेगी। केवल किस में नहीं मिलेगी? इसमें नहीं मिलेगी। इस टी शेप को हम क्या बोलते हैं? इस शेप को हम पाई बोलते हैं। इसको बोला जाता है पाई। हम कै लिखेंगे तो कै में ये पाई है, खे लिखेंगे खे में भी ये पाई है, गे लिखेंगे गे में भी पाई है, घ लिखेंगे घ में भी है, सब में है, केवल इस रे में नहीं है। इसलिए इस रे को क्या बोल दिया गया? इसको बोल दिया गया पाई रहित व्यंजन। इसके अंदर पाई नहीं है, इसको क्या बोल दिया गया? इसको बोल दिया पाई रहित व्यंजन।
पाई रहित व्यंजन है जी। पाई रहित होने की वजह से क्या हुआ, ये जो ऊ की मात्रा लगती है ये मात्रा पाई के साथ लगाई जाती है। ध्यान दीजिए, अगर मैंने कै लिखा है तो ये ऊ की मात्रा यहाँ पे लगेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये मात्रा यहाँ पे लगाओ, यहाँ मात्रा नहीं लगानी है, मात्रा इस पाई के साथ लगनी है। इस रे के केस में पाई नहीं है तो ये मात्रा भी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि मात्रा तो पाई के साथ लगनी है। पाई के नीचे लगेगी, पाई है नहीं, पाई नहीं है जी तो मात्रा नहीं लगा पाए, क्योंकि रे आपका पाई रहित व्यंजन है। तो मात्रा हम कहाँ लगा रहे हैं, ऊ की हम मात्रा ऐसे लगा रहे हैं। तो रे के केस में ये मात्रा ऐसे क्यों लगती है, क्योंकि रे व्यंजन कैसा है जी, रे व्यंजन पाई रहित है। नेक्स्ट केस पे आ जाइए। ऐसी ही बातों के लिए आपने देखा कि अगर मान लीजिए मैंने लिखना है कर्म तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ग्रह लिखना है ऐसे लिख दिया जाएगा, द्रय लिखना है दै के पैर में रे ऐसे लगा देंगे। जब मैं कै के साथ रे ऐसे लगा सकता हूँ, खे के साथ रे ऐसे लगा सकता हूँ, गै के साथ रे ऐसे लगा सकता हूँ, दै के साथ रे ऐसे लगा सकता हूँ, तो फिर मैं टै के साथ रे ऐसे क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ? हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? हम ये रे अक्सर ऐसे लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं? या इस डे के साथ ये रे अगर लगाते हो तो आप ऐसे लगाते हो, क्यों लगाते हो? ये ऐसे क्यों करते हो? सिंपल ऐसे काम चला लेते, समस्या क्या है, क्यों नहीं कर पाए? तो ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको पाई चीज बताई है, पाई, ये जो पाई होती है ये पाई इस शेप में है। इस पाई में ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है शीर्ष पाई, इसको बोला जाता है शीर्ष पाई, और ये हिस्सा है इसको बोला जाता है पैर वाली पाई, मतलब इसको बोल देते हैं पदेन पाई। शीर्ष पाई और ये क्या है जी, पदेन पाई। तो ये जो पैर के अंदर रे लगाया जाता है, ये पैर वाला रे हमेशा पदेन पाई में लगता है, ये वाला रे हमेशा पदेन पाई के साथ लगाया जाता है। मतलब कहाँ लगता है, यहाँ। अब मैंने कै लिखा तो कै के अंदर शीर्ष पाई भी है और इसके अंदर पदेन पाई भी है, तो आप यहाँ पे रे आराम से लगा दोगे। गै लिखा तो गै के साथ रे लगा देंगे क्योंकि पाई कंप्लीट है। लेकिन जब मैं दै लिखता हूँ तो दै में ये तो शीर्ष पाई बन गई, ये आपकी पदेन पाई बन गई, रे यहाँ पे लगा दिया। जब टै लिखा तो टै के अंदर शीर्ष पाई तो है लेकिन टै के अंदर पदेन पाई नहीं है, और रे की मात्रा हमेशा पदेन पाई के साथ लगेगी। तो यहाँ पदेन पाई नहीं है तो ये काल्पनिक रूप से पाई मान ली गई और फिर यहाँ पे रे लगा दिया। तो अक्सर ये क्या था, ये पाई हम ऐसे मानते हैं और ये हम यहाँ पे रे यहाँ पे लगा देते हैं। तो यूँ तो ये टै लिख दिया गया। सेम केस डै, डै के अंदर शीर्ष पाई है, पैर वाली पाई नहीं है, तो एक काल्पनिक पाई माननी है और उसके नीचे हमने ये रे ऐसे लगा दिया है। तो ये मेरा एक कंसेप्ट था कि टै और रे जब हम लिखते हैं उसमें रे की मात्रा लगाते हैं तो ऐसे क्यों लगाते हैं, या ये कह लीजिए कि ये ऐसे ही क्यों लिखा गया, ट्रक में ये रे ऐसे क्यों और इस ड्रम में ये रे ऐसे क्यों। तो इस तरह के तथ्य को थोड़ा सा सीख लो, पेपर ओरिएंटेड रहते हैं। और ऐसे ही बातों पे आ जाइए। अगर मैं कहता हूं कि कै, खे, गै, घै, इनमें से व्यंजन कौन सा है, कै, खे, गै, मान लीजिए मैंने ये 3 यहाँ पे लिख दिए, तो इनमें से व्यंजन कौन सा है? एक नॉर्मल बच्चा जो एक नॉर्मल क्लासेज में पढ़ता है, एकेडमिक क्लासेज में पढ़ता है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, अक्सर उस बच्चे को उसकी एज और उसके माइंड की थॉट के अकॉर्डिंग पढ़ा दिया जाता है। उसकी मेमोरी पावर क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी समझ क्या है, उसके आयु वर्ग के अनुसार उसको पढ़ाया जाता है या फिर उसकी नीड के अनुसार उसको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जब आप परीक्षा ओरिएंटेड आप चलते हो, पेपर ओरिएंटेड आप चलते हो, तो बेसिक सी बातें पूछ ली जाती हैं जो हम छोड़ के चले जाते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन है। तो मैक्सिमम बच्चे आंसर क्या देंगे कि ये सारे के सारे व्यंजन है। आंसर रहा उपरोक्त सभी, मज़ा आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन आया हुआ। लेकिन साथियों ध्यान देना, इनमें से कोई भी व्यंजन नहीं है। ये व्यंजन कब बनेगा, जब इसके नीचे हलंत लगेगा। पेपर में कभी क्वेश्चन आया था कि हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है, ऑप्शन है हलंत का प्रयोग व्यंजन को लिखने के लिए किया जाता है, ना कि व्यंजन को आधा लिखने के लिए।
व्यंजन को आधा लिखने के लिए नहीं करते हैं हलंत का प्रयोग। हलंत का प्रयोग व्यंजन को लिखने के लिए करते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि कै हलंत प्लस ए, इसमें ए शामिल है। तो कै व्यंजन कौन सा होगा? कै व्यंजन ये है। बोलने की दृष्टि से क्या है? बोलने की दृष्टि से ये है। देवनागरी लिपि क्या कहती है कि व्यंजन, देवनागरी लिपि क्या कुछ बताती है हमारी कि व्यंजन जो है, व्यंजन स्वरों के बिना लिखे जाते हैं। व्यंजन स्वरों के बिना लिखे जाते हैं। लिखोगे तो ऐसे, और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कै बोला जाएगा, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है? कै। आजकल क्या पढ़ा? क, ख, क, क, ख, ग। क्यों? आप उसको ऑलरेडी हलंत लगा के पढ़ा रहे हो जो, और वो बच्चा क्या करेगा आगे चल के? दिक्कत क्रिएट कर देगा। क्योंकि कुछ पेपर आपके एचटेट, सीटेट, डीएसएसबी वगैरह या केवीएस वगैरह, उनके अंदर जब टीचिंग एप्टीट्यूड पूछी जाती है तो वहाँ पे आप गलती करके आते हो। बच्चे के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं? शिक्षण अभिरुचि गलत क्यों हो जाती है? क्योंकि बच्चा उस चीज़ को मान के चलता है जो उसने देखी या आज तक अनुभव की। तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पे फोकस कीजिए। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन स्वरों के बिना लिखे जाते हैं। ठीक है जी। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए या फिर हिंदी की प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके इसको फैलाएं, इसको शेयर करें। थैंक यू जी।